तो सबसे पहले हम लोग वही डॉलर इंडेक्स का करेंगे एनालिसिस। अब ये देखो, डॉलर इंडेक्स जैसे कि इस जोन के अंदर काफी टाइम से ट्रेड कर रहा था, और हम लोग इस जोन में थे, हमको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। दिस इज एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, 99.26 के आसपास या 99.30 के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल जल्दी ही टूट सकता है ऊपर की तरफ, और ये लेवल अगर जल्दी टूटा तो यूरो और जीबीपी के अंदर आपको अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी डॉलर इंडेक्स में दोस्तों तेजी क्यों आ रही है, इसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है? इसके पीछे फंडामेंटल रीजन ये है कि मई के अंदर आपकी फेड की मीटिंग होने वाली है, और उसके अंदर ये डिसीजन लेने वाले हैं कि 0.25% हमें इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर आपको मई से पहले रैली मिल जाती है डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो जब मई मीटिंग के अंदर अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो वहां पे फिर आपको रैली देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने उस न्यूज को डिस्काउंट करके पहले ही इसमें बाइंग स्टैब्लिश कर ली है, पहले ही बाइंग पोजीशंस को बना लिया है। तो उसके चलते आपका ये जो है ऑलरेडी रैली दे चुका है। अब जब रैली देने का समय आएगा, और उस समय क्या होगा, नए लोग घुसेंगे और ये वहां से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाएगा, लोगों को ट्रैप कर देगा बेसिक। तो इस बात का ध्यान रखना, सारा काम बाजार में होता है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब क्या है कि बड़े लोग, जितने भी बड़े हेज फंड्स हैं, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए अंदरूनी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। जब उनको ये एहसास हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो पहले ही अपनी वो लॉन्ग पोजीशंस को बना लेते हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उसी उम्मीद के अंदर ये डॉलर इंडेक्स ने जो रैली दी है यहाँ से यहाँ तक, इसी उम्मीद में दी है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। ठीक है, इसी चक्कर में ये ऊपर आ रहा है। अब हम बात करते मतलब हैं जब जब डॉलर मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब तब वो डॉलर अपसाइड अपसाइड भागेगा, जाएगा। इतना है? इसके इसके लिए आज मैं आपको एक इंटरेस्ट रेट का और डॉलर का रिलेशन भी समझाऊंगा राजेश सर आज। थोड़ा सा यस आज सर, हम आप लोग प्लीज। टेक्निकल की बजाय फंडामेंटल पे ज्यादा काम करेंगे आज, ठीक है ना? श्योर श्योर। तो अब ये तो देखो डॉलर या कितना जाएगा आगे? है जी, डॉलर कितने तक आगे जाएगा? आगे जाएगा, बता देता हूँ सर। देखो डॉलर को आप कम मत आंकना, ये बड़ी मतलब बदमाश है ये भी। क्योंकि मेरे को डर क्या लगता है, मेरे को डर लगता है इस टाइप की मूवमेंट से। ये देखो कितना वॉलेटाइल रहा है डॉलर, हम्म। कितना ज्यादा ऊपर नीचे मारा होगा। विक देख के देख लो कितना ज्यादा ऊपर नीचे मारा होगा इसने। ठीक है ना? और इतना ऊपर नीचे मारने हम्म। के बाद इस समय में यूरो यूएसडी की क्या हालत रही होगी। और फिर डॉलर इंडेक्स अगले हफ्ते फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। मतलब इस पोजीशन में यहां से और यहां तक, इस जोन तक और इस जोन के अंदर तो लोगों के कपड़े फाड़ दिए होंगे इसने। हम्म। ठीक है ना? अच्छा, इस जोन में किसका बेनिफिट हुआ होगा? इस जोन में उसका बेनिफिट हुआ होगा जो एवरेजिंग बेस वाला काम कर रहा है, क्योंकि उनको दोनों तरफ मूवमेंट मिली। अगर कोई सेल में फंस गया तो उसको भी मौका मिला, कोई बाय में फंस गया उसको भी मौका मिला। तो एवरेजिंग वाले को यहाँ पे मुनाफा हुआ होगा, ट्रेंड वाले को नुकसान हुआ होगा, लेकिन ट्रेंड वाले को यहाँ पे मुनाफा हुआ होगा। यहाँ पे जो एवरेजिंग वाले हैं वो मर गए होंगे इस दो कैंडल के अंदर। इस दो कैंडल के अंदर एवरेजिंग वाले एक वीक के अंदर 97 से 100, मतलब 500 600 पिप की मूवमेंट, और 600 700 पिप की मूवमेंट आपको यूरो में मिली होगी इसके अगेंस्ट में। तो ये लोग मर गए यहाँ पर यूरो यूएसडी वाले। बाकी इस दौरान तो सबको प्रॉफिट हुआ है। ये जो एवरेजिंग वाले एवरेज करते रहते हैं ना, उनको, जिनने यहाँ पे सेल किया यहाँ पर उसको मौका मिला, यहाँ पर जिसने बाई कर लिया उसको भी मौका मिला निकलने का। तो इस टाइप की मूवमेंट अगर आगे डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो बड़े तकलीफ वाली बात है। और ये देखो अभी पैटर्न वीकली चार्ट के अंदर हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। ठीक है जी, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है 99.30। 99.30 के ऊपर फिर ये $101 तक जाएगा जाएगा। राजीव सर $101 आप मार्क कर लो, ये डॉलर जाएगा। ओके सर। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको गोल्ड में भी बताई थी, जब भी वीकली चार्ट में ब्रेकआउट होता है तो वो अपने पिछले हाई को टेस्ट करने जरूर जाता है। तो ये यहाँ तक $102 से $103 के बीच में भी जा सकता है।
जैसे कि अभी आपका केस हुआ था इसका यूएसडी जेपीवाई का, यूएसडी जेपीवाई का आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। जब ब्रेकआउट हुआ तो अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने गए, आज प्रीवियस हाई को टेस्ट कर लिया इसने, और ये हाई है इसका यूएसडी जेपीवाई का 125.86 का। आज हाई मारा है 125.11। तो 125.86 के ऊपर अगर क्लोज नहीं होता ना, तो यहां से आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। यहाँ से एक ट्रिपल टॉप बन सकता है, ट्रिपल टॉप। ओके। ठीक है, तो 150 125.86 125.86 का स्टॉप लॉस लो क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ से एक आपको $120 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी रिकमेंड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी डॉलर इंडेक्स का तेज है। डॉलर इंडेक्स अगर और भगा तो ये थोड़ा सा एक बार इसको तोड़ने जा सकता है। ये वाले हाइस को टच कर सकता है, ये जो लाइफ टाइम हाई है इसका, ये वाला $128 का, इसको टच करने जा सकता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ऐसे नहीं जाएगा ये एक कैंडल नीचे का डाउन का बनाएगा और फिर ऊपर का बनाएगा, फिर जाएगा। तो एक ओके। बार आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर एवरेजिंग भी अगर आपको करनी है तो 128-29 डॉलर तक की अगर आपके पास ताकत है, $30 तक की, तो करो। नहीं तो एवरेजिंग मत करना, स्टॉप लॉस लेके काम करो उसके अंदर। दूसरी बात क्या है कि कभी भी ऐसे भगता है, अभी देखो डेली चार्ट में कहीं पर भी इसने बेरिश कैंडल नहीं बनाई, और जहां इसने बेरिश कैंडल बनाई है वहां पे लो नहीं तोड़ा इसने, वहां पे लो नहीं तोड़ा इसने। 2 घंटे के चार्ट में अभी इसने देखो बेरिश हरामी बनाया है, हैंगिंग मैन भी बनाया है और बेरिश हरामी बनाया है। तो आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो इस हाई के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरा मानना क्या होता है, इस टाइप के पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, जैसे सेलिंग आ रही है ना, इसको सेलिंग को आने दो, वापस एक तेजी बनाने दो। अब फिर जब लो तोड़ेगा ये वाला एम पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, तब जाके शॉर्ट एंट्री लो, तब कंफर्म होगा कि इसमें वीकनेस आ चुकी है। अभी तो नहीं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे सेलिंग दी थी ना, ये 3 कैंडल सेलिंग के बना के और देखो फिर ऊपर ले गया, यहाँ पे देखो सेलिंग का बना के फिर ऊपर ले गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने गलतियों से सीखते हैं। यहाँ पे सेलिंग बनाइए, एक बार उसको ऊपर जाने दो, ऊपर जाने के बाद जब दोबारा ये तोड़ेगा, एन पैटर्न बनाएगा, एम पैटर्न बनाएगा, तब सेल मारना है। ओके। तब ये कंफर्म होगा कि भाई वीक हो गया है, अब इसके बस की नहीं ऊपर जाने का, अब ये ठुक सकता है नीचे। सर ये चार्ट में एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बहुत काम की चीज है, बहुत काम की, श्योर बहुत काम शॉट की है। चीज है, हाँ हाँ, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट है। बहुत मतलब कि इसमें कोई फंडामेंटल ये वो देखो कुछ डबल नहीं है, टॉप बस डबल आप लोग बॉटम, देखो। देखो मैं आपको बताता हूँ हाँ, राजू डबल सर क्या टॉप डबल होता है, बॉटम मैं आपको ढूंढो, बताता हूँ, मैं आपको ये बताता तो हूँ। मतलब लॉटरी है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब टेक्निकल, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस, तो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों सभी सुनना, ये क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस जो बना था ना सर, उस समय बना था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। किसके लिए बना था राजू सर? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि उस समय क्या होता था, कंप्यूटर नहीं होते थे, ठीक है ना, बहुत कम लोगों को एक्सेस होता था, तो ये ओपन हाई लो क्लोज डेटा पे ये अपने पैटर्न्स बनाते थे चार्ट्स के हाथों से। हाथों से जब पैटर्न्स वगैरह बनाते थे, तो ये कई दिनों की ट्रेडिंग करते थे, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते थे। ये कई दिनों के ट्रेड्स लेते थे, पोजिशनल ट्रेड लेते थे। तो ये जो पैटर्न्स हम पढ़ते हैं ना, ये पोजिशन ट्रेडिंग के लिए ही बने हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो लोगों ने अपने फायदे के लिए, ब्रोकर्स ने अपने फायदे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि भाई डे ट्रेडिंग, उसमें टेक्निकल नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट दिस स्विंग ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस बनाए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हुआ। वो तो हम अपने फायदे के लिए, दुनिया भर के लोगों ने इंडिकेटर बना दिए, ये सब बना दिया, तो इस वजह से इसमें दिक्कत है। नहीं तो अदरवाइज टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो प्रॉपर पैसा बनता है पोजिशनल के अंदर, होल्डिंग में पैसा बनता है, इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत बड़े चार्ट दिखाता हूँ, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करने वाला था, लेकिन सिंस अभी बात चल गई है और लोग भी कम है। जीबीपी एनजेटी का चार्ट देखो, ये ये एकदम डबल बॉटम पे आया हुआ है, एकदम बॉटम पे आया हुआ है। तो ये जो लो है इसका, इस कैंडल का हैमर जो बनाया हुआ है, इस हैमर का लो है इसका 1.8850 का लो है, 54 का। तो ज्यादा रिस्क नहीं है आपका, 100 पिप का रिस्क है आपका, और रिवॉर्ड आपका कम से कम 300 पिप का, 400 पिप का रिवॉर्ड है इसके अंदर। अगर ये ट्रेड चल गया ना, ये डबल बॉटम अगर ये चल गया, बन गया डबल बॉटम प्रॉपर तरीके से, तो 400-500 पिप कहीं नहीं गए आप इसके अंदर।
जबरदस्त सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ, जबरदस्त। तो ज्यादा नहीं तो अगर किसी का वो है, $10 का रिस्क है, 0.01 का ट्रेड ले सकता है यहाँ। $10 का रिस्क है, $30 का टारगेट है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कोई लेना चाहे तो ट्रेड ले सकता है। 0.01, $10 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त लेवल पे खड़ा हुआ है। और 8850 का भी स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो ही एग्जिट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी बार बार अपना जो 960 का लेवल है, ये जो 960 की मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है, बार बार इसी से सपोर्ट लेके आज आप देखोगे इंट्राडे चार्ट, तो बार बार इसी लेवल को होल्ड कर करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तोड़ ही नहीं रहा है। यहाँ देखो, यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, ज्यादा नहीं टूटा, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे इसका मन नहीं है कि 960 के नीचे मैं बंद हो जाऊं। यहाँ पे तगड़ी वाली बाइंग प्रेशर बना हुआ है इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये 960 लेवल आपका क्लोजिंग बेसिस पर अगर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से यूरो यूएसडी एक बार तेज हो सकता है। लेकिन इसमें गिरावट एक ही तौर पे आ सकती है कि अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से और तेज हो गया, तो एक बार ये 900 के लेवल को टच कर सकता है, और 900 का 850 के लेवल तक भी आ सकता है। क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स 100 $101 चला गया, तो ये 850 800 आपको आराम से मिले। ये हो सकता है 700 भी आ जाए आपका, 700 के लेवल पे भी आ सकता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद मत रखना, डॉलर इंडेक्स देखते रहना, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अभी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। इसलिए यूरो यूएसडी अभी तोड़ने का मन नहीं बना रहा है। ये देखो, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखो यहाँ बियरिश कैंडल बना दिया डॉलर इंडेक्स में। अगर ये सस्टेन कर गया रेजिस्टेंस, अगर ये कल को वैलिड हो गया, तो एक बार ये गिरावट दे सकता है नीचे, और यूरो यूएसडी यहाँ से 1020-30 तक आ सकता है। तो इनका कोरिलेशन आपस में, दोनों चार्ट साइड बाय साइड लगा लो आप। एयूडी इसका, सॉरी, डॉलर इंडेक्स का भी, और अपना यूएसडी का साइड बाय साइड चार्ट लगा के रखो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्क करके ट्रेडिंग करो, शानदार ट्रेडिंग होगी। अब इसी के अंदर एक और दिखाता हूं मैं आपको, एनजेडी कैड का चार्ट। अपॉर्चुनिटी देखो, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। अभी देखो एनजेडी कैड क्या है यहाँ पे आज, ये छोटी मोटी मूव को भूल जाओ। अब आपको ये नहीं सीखना है 20 पिप 30 पिप की मूवमेंट, बड़ा ट्रेड लेने की सोचो। ये यहां से यहां तक गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ये नहीं सोचना है। ये देखो बेरिश पैटर्न, देखो ये राउंडिंग बॉटम, फिर ये यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, समझ रहे हो, ये यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना रहे हैं, इसका मतलब ये बेरिश पैटर्न के अंदर है। अब इसको करना क्या है आपको, ये रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। 50% कहाँ आता है इसका, 60% ले लेते हैं। अगर ये कल को 8726 तक अगर आपको मिल जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर आने दो उसको, अगर यहाँ तक मिलता है यहाँ पर ठोकना है इसको, सेल करना है यहाँ पर। 8720 से 8730 के बीच में उसको ठोक देना है। उसको स्टॉप लॉस रहेगा आपका 8780 का। ये आने वाले दिनों में ये वाला भी लो तोड़ सकता है, ये वाला भी लो तोड़ेगा। ठीक है, बड़ी पिक्चर देखो, हमेशा बड़ी पिक्चर देख के अगर बनाओगे ना पोजीशन अपनी लंबी, तो शानदार प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको। वेट करो, क्योंकि ये पिक्चर क्या है, बेरिश पैटर्न बना रहा है। डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इसमें बुलिश पिक्चर बना रहा है। लेकिन बुलिश पिक्चर कब तक, जब तक ये 8780 के ऊपर बंद नहीं होगा, तब तक ये मंदी में रहेगा। 8780 के ऊपर ये बहुत तेज हो जाएगा। तो अभी हम 2 घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर चलें, तो आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, अगर आप 8720 से 30 के बीच में बेचो, ऊपर ये वाला स्टॉप लॉस रखो, तो डाउनफॉल आपको नीचे 8550 तक मिल सकता है। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, अब आ जाओ जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में लास्ट टाइम हमने बात की थी आपसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और यहाँ पे बताया था ये 3100 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं टूटता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हम हमारा जीबीपी यूएसडी के अंदर एक उम्मीद बनी रहेगी। अब क्या दिक्कत है, अभी भी देखो 3100 का ये 3080 का लेवल है, ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये 3088 का आसपास है। तो मैं 3100 का लेवल, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 3100 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर आज, अभी तो जीबीपी यूएसडी 3100 के नीचे चल रहा है, अगर आज ये 3100 के ऊपर क्लोज हो गया, तो कल को ये तेजी बना देगा आपका जीबीपी यूएसडी। अगर 3100 के ऊपर बंद हो गया, अगर 3100 के नीचे बंद हो गया, तो ये 3030 तक और 3000 के लेवल तक ये आएगा ही आएगा वापस। इस लेवल को टेस्ट करने वापस आएगा। क्यों, क्योंकि इस जोन से और इस जोन तक रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं है, कहीं भी सपोर्ट नहीं है।
ये कहीं भी सपोर्ट नहीं है, बस ये 3030 का सपोर्ट है। यहाँ तक इसको टच करने आएगा ही आएगा, अगर आज ये 3100 के नीचे बंद हो जाता है। 3100 के ऊपर बंद हो गया तो एक अच्छी तेजी कल को पकड़ेगा, ये ध्यान रखना इस बात को। और 3000 और 3030 तक ही नीचे आएगा, अगर 3100 के नीचे बंद, 3000 का लेवल, 3100 के ऊपर बंद, तेजी का लेवल, सिंपल। ठीक है राजेश सर। यस सर। यूएसडी जेपीवाई बता ही दिया मैंने आपको। गोल्ड 1925 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 1925 का लो लगा के ये ऊपर 1945 गया है। 1950-60 आपके के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, 1925 सपोर्ट रहेगा। 1925 के नीचे चला गया तो 1900 के लेवल को टच करने जाएगा। अभी ये 1925 से 1950-60 के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा। 1960 के ऊपर जब बंद हो जाए 2 घंटे का कैंडल, 1980 मान लेना, 2000 का लेवल मान लेना। 1925 के नीचे चला जाएगा, 1900 का लेवल आएगा ही आएगा। अभी आप अगर जॉबिंग करना चाहते हो 1925 के स्टॉप लॉस के साथ आप जॉबिंग कर सकते हो। 1925 के नीचे 1916 वगैरह कहीं नहीं रुकेगा, ये सीधे 1900 के घर पर टच करेगा, ये ध्यान रख लेना। ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, वापस ज्वाइन कर लेना उसी लिंक के साथ, ठीक है। 1950-60 जाता है, वहां पे सेलिंग करो। 1960 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। 1960 के ऊपर कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज होता है उसके हाई के ऊपर बाई करो। 1980 और 2000 का टारगेट रहेगा। नॉन फार्म पेरोल डेटा आना है दोस्तों इस फ्राइडे को, ध्यान रखना। इसलिए फ्राइडे तक बहुत बड़ी मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना गोल्ड के अंदर, ना जीबीपी, ना यूरो के अंदर, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल का डेटा आना है और नॉन फार्म पेरोल डेटा के अंदर कांड होगा फ्राइडे के दिन। तो इसलिए अभी आपको साइडवेज ट्रेडिंग अगर करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो ऊपर नीचे की स्कैल्पिंग आप अच्छी कर सकते हो, वो कर लो आप। फ्राइडे से पहले आपको कोई बहुत बड़ी मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, फ्राइडे के दिन ही कुछ कांड होगा इसके अंदर जो होना है। एयूडीसीएच में क्या हाँ रहेगा? एयूडीसीएच बता देता हूँ सर मैं। सर नॉन फार्मिंग का जो आप न्यूज़लेटर भेजेंगे तो उसका जीबीपी का भी भेज देना हो सर। हाँ मैं जीपीपी का भेज दूंगा राज, ये सब 2-3 करेंसीज का भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, तो सबके लिए यस सर। बेनिफिट होगा। हाँ तो ये देखो, अब ये 2 घंटे के चार्ट में तो इसने ये बेरिश पैटर्न यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेलियर कर दिया है, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट फेलियर है। डेली चार्ट पर देख लेते हैं क्या है इसका कहानी। डेली चार्ट पे भी इसने काम कर दिया है, वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट भी इसने। ओके एक बार जरा एयूडी यूएसडी और देख लेते हैं उसमें क्या कहानी चल रही है। एयूडी यूएसडी, एयूडी नीचे आ रहा है, यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ की पोजीशन चेक कर लेते हैं। सीएचएफ भी नीचे है, डॉलर ऊपर है, इसका मतलब एयूडी नीचे और सीएचएफ, सीएचएफ नीचे। तो एक बार को ये पेयर नीचे आ सकता है आपका, ठीक है। सर देखो वैसे तो पेयर वीक है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं क्या सलाह दूंगा, जैसे मैंने अभी जेपीवाई के अंदर बताया, इसके अंदर हम वेट करेंगे एक बाउंस बैक की। बाउंस बैक के बाद जब ये लो बनाएगा, इस टाइप से पैटर्न बनाएगा, एम पैटर्न बनाएगा, ये एम पैटर्न बनाएगा, तब हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। फिर ये जो लेवल है 6933 का, प्रीवियस जो ब्रेकआउट दिया था इसने, इस लेवल को पहले ये टच करेगा, उसके बाद कहीं ये नीचे जाएगा। अभी ये एक बार जंप मार सकता है ऊपर की तरफ, एक बार ये धोखा दे सकता है ऊपर की तरफ एक बार। आपकी क्या पोजीशन है यूडी सीएचएफ के अंदर? हेलो, हेलो। यस सर। अमित सोनी सर, अमित सोनी सर आपकी क्या पोजीशन है यूडी सीएचएफ के अंदर? हेलो, 68,800 पे सेलिंग है मेरी। 68,800 पे सेलिंग है आपकी, हम्म। 68,800 पे सेलिंग है आपकी। देखो थोड़ा सा हिम्मत रखो, क्योंकि ये क्या है, कई वीक से इसने बेरिश, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो 8 8 कैंडल बन गए एज पर दी साइकिल थ्योरी। जो 8 वीक के बाद 9वां वीक जो होता है वो बेरिश रहना चाहिए, यानी ये वाला वीक इसका बेरिश रहना चाहिए, और इसके अंदर ये 6800 आना चाहिए, 0.680 आ जाना चाहिए, ओके सर। ठीक है सर। चलो बाकी आपका जीबीपी थैंक जीपी है।
जेपीवाई शायद आपको बताया था $163 जाएगा, 164.65 का इसने हाई मार दिया है, ठीक है ना। ये मेरे को लग रहा है अभी तेजी है थोड़ा सा ना, एक बार ये ऊपर मारेगा सर, ये अभी मानने वाला नहीं है आपका ये हो सकता है वीकली चार्ट में थोड़ा सा नीचे आ जाए, 60 तक आ जाए, 57 58 तक, लेकिन इसको शॉर्ट मत मानना, ये तेजी बनाएगा एक बार नीचे आके, फिर ये तेजी बनाएगा दोबारा, क्योंकि इसने ओके बहुत सर। बहुत बार इसने ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट में, बहुत हफ्तों बाद ब्रेकआउट दिया है, तो ये जल्दी से मानने वाला नहीं है। एक बार ये नीचे हो सकता है 57 आ जाए, 58 आ जाए, लेकिन इसमें शॉर्ट पोजीशन मत खेलना, ये वापस तेजी बनाएगा और इस हाई को भी ये ब्रीच आने वाले दिनों के अंदर ब्रीच कर देगा, ओके ओके है ना। थैंक यू। चलो, क्योंकि जनरली क्या होता है जनरल दोस्तों, जब ब्रेकआउट आता है बहुत टाइम बाद, जब ब्रेकआउट आता है ना, वो ब्रेकआउट 99% केसेस के अंदर सस्टेन करने के लिए आता है, फेलियर होने के लिए नहीं आता है। 1-2% चांसेस हैं फेलियर हो जाते हैं, नहीं तो ये समझो ब्रेकआउट जब इतना हैवी ब्रेकआउट देता है ना, चेक दी वॉल्यूम्स, इतना हैवी ब्रेकआउट देता है, ये देखो वॉल्यूम देखो आप, ये वॉल्यूम देखो, इतने हैवी जब वॉल्यूम गोल आते हैं से सस्टेन कर रहे हैं, तो ये समझो कि एक बार नीचे आके फिर ही ऊपर भगेगा ये। गोल से भी ज्यादा वॉल्यूम हो गया कुछ। हाँ बहुत भयंकर वॉल्यूम है, तो ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये भगेगा ये, ओके ठीक है ना। थैंक यू सर। जी वेलकम सर। एनी अदर करेंसी पेयर? मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है दोस्त, मंथली चार्ट पे ये रुकेगा नहीं, ये देखो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया, एक महीना रहा नीचे, उसके बाद देखो आप, उसके बाद तो महीने चार्ट पे ब्रेकआउट दे, एक महीना नीचे रह सकता है, जब तक इसका लो नहीं कटेगा ना। अब महीने में तो खैर लो बहुत बड़ा है, इसका 150 का है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि ये बहुत तेजी बनाने वाला एडी सीएडी में क्या है, सेल जा सकता है? है यूडी कैड में। ये आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गंदा पेयर है ये, ठीक है ना, ये आ सकता है, क्योंकि रीजन क्या है, यूएसडी कैड की क्या पोजीशन है, एक मिनट देख लेते हैं। यूडी कैड, यूएसडी कैड, अच्छा कैड तेज हो रहा है इधर, यूएसडी कैड तेज हो रहा है, और एयूडी कैड, एयूडी में वीक हो रहा है, कैड तेज हो रहा है, हाँ ये नीचे आ सकता है, ओके थैंक नीचे यू आ सर। सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। और बताइए और कोई करेंसी पेयर नहीं थैंक यू सर। गाइस, एनीवन? भवनीश रथवा सर, आपने हैंड रेज किया है, भव सिंह जी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। हेलो। हेलो, यस सर। हाँ जी, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई, सर अभी बताया था मैंने, हाँ। इसमें क्या है, यूएसडी जेपीवाई के अंदर सेलिंग प्रेशर तो बन चुका है इसके अंदर, लेकिन अभी कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है अभी हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अच्छा अच्छा ओके। ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस हाई ये देखो, ये 125.86 का हाई है ये वाला, ठीक है ना। यस। एक तो आप चाहो तो यस। इसको यहाँ पे शॉर्ट करके 125.86 का इसका स्टॉप हो सकते हो क्लोजिंग बेसिस का, लेकिन मेरा मानना क्या ओके। है, इसको आप देखो 2 घंटे के चार्ट के अंदर, अब 2 घंटे चार्ट के अंदर ये ऊपर से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, अब इतना भगा है नीचे आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं मानना है कि एक बार ऊपर चला जाए, उसके बाद जब ऐसे नीचे पैटर्न बनाएगा तब आपको सेल करना है यहाँ। ओके 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 सर। क्योंकि रीजन क्या है, सबसे पॉजिटिव बात क्या सेलिंग के इसके अंदर, कि जिस हिसाब से इसमें बाइंग का वॉल्यूम आया था ना, उसी हिसाब से सेलिंग का वॉल्यूम भी आ रहा है इसके, अच्छा। है ना, गिरते ओके हुए में ओके। सेलर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सेलर्स वो हैं जो कि स्मार्ट मनी है, तो अब ये थोड़ा सा एक ओके। बार ऊपर ले जाएंगे डराने के लिए, जो लोग सेलिंग में बैठ गए हैं उनको एग्जिट करवाएंगे, और जब ये वापस नीचे लाएंगे तब आप बैठ जाना इनके साथ ट्रेन में, तब आपको ओके नीचे ओके अच्छी वो सर। दे देंगे, ठीक है ना। तो अपन को स्मार्ट रहना है, वेट ओके। करो, और अगर ये नीचे आ ही गया ठीक है। डायरेक्ट तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया छूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। ओके। ओके मस्त थैंक यू रहना सर, लाइफ रूम में। चला। नेस्डेक 100, ओके। वेलकम सर। ओके थैंक यू। नेस्डेक 100 सर 15,000 के लेवल को एक बार ये टच जरूर करेगा, नेस्डेक 100 15,000 के लेवल को जरूर टच करेगा ये। अब ये देखो, इसमें इसकी कहानी भी सुन लो, ये हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, अब इसके अंदर जैसे ये वाला लास्ट लेग है, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट कैंडल है ये वाला,
अगर मान के चलो 2 घंटे का अगला कैंडल इस कैंडल का अगर हाई नहीं तोड़ता है, ठीक है, हाई ना तोड़ के और यहाँ पे इसका लो तोड़ देता है, डेट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट फेलियर, डेट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट फेलियर। तो अगर ऐसा पैटर्न मिल जाता है, जैसे 2 घंटे का कैंडल है, ये कंप्लीट हो गया और अगला कैंडल ने ऐसा पैटर्न बना दिया, ये इसका लो तोड़ दिया यहाँ पर और हाई नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे सेल में बैठ जाना आप, ये सेल में बैठ जाना और इस कैंडल का रखना स्टॉप लॉस और नीचे के आप मजे लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ऊपर एक बार 15,000 के लेवल को, इस लेवल तक को ये टच करने आएगा, ये मानेगा नहीं, इस वक्त ये गुंडा हो रहा है पूरा। ये इस लेवल को 15,000 15,100 लेवल तक को टच करने जरूर जाएगा ऊपर। यहाँ पे चाहो तो शॉर्ट पोजीशन एक बना लेना, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो कितना बढ़िया काम करता है ये, देखो डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया था यहाँ पे, ये देखो। तो आदमी अगर तरीके से समझ के काम करे ना, पोजीशन को समझ के आराम से, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों जीबीपी एनजेडी जो मैंने बताया उस पर नजर रखना, वो तेजी बना रहा है, अपने हाइस पे आ गया है दिन के, तो उस पर तेजी बना के इसमें रखना, ध्यान रखना ये तेजी। दोस्तों बस 2 मिनट में चालू कर रहे हैं, 2 3 लोग रह गए हैं, उनको ज्वाइन हो जाएं, 2 मिनट में चालू करते हैं। आज आपको मैं फंडामेंटल का नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट कैसे चलती है, किस बेसिस पे चलती है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइज चालू करते हैं, शायद उन लोगों को टाइम लग रहा है आने में, अपन लोग चालू करते हैं। तो राजेश सर फंडामेंटल चालू करें। यस सर। अभी चालू करते हैं।
तो हम लोग चालू करते हैं दोस्तों आज का फंडामेंटल सेशन। और फंडामेंटल के साथ साथ देखो क्या होता है, एक टेबल है, सपोज एक टेबल है, इसके 3 लेग हैं। इस टेबल के 3 लेग हैं। एक है आपका फंडामेंटल एनालिसिस, एक है आपका टेक्निकल एनालिसिस, और एक है दोस्तों आपका सेंटिमेंट एनालिसिस। तो जब भी हम किसी भी करेंसी पेयर की एनालिसिस करते हैं तो हम इन 3 एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब आप मेरे को सच सच ये बताओ कि जब आप किसी भी पेयर की एनालिसिस करते हो तो क्या तीनों को ध्यान में रखते हो आप? सोचो, आप बताइए, तीनों को ध्यान में रखते होगे या खाली फंडामेंटल को ध्यान में रखोगे या टेक्निकल को ध्यान में रखोगे? सेंटिमेंट के बारे में आप क्योंकि ज्यादा जानते नहीं हो तो उसके बारे में आपसे बात अभी करूंगा नहीं। तो आप या तो टेक्निकल बेसिस पे पूरा डिपेंडेंट हो या फंडामेंटल पे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक लेग में तोड़ देता हूँ टेबल की, तो टेबल क्या सस्टेन कर पाएगी? टेबल गिर जाएगी। तो सेम वे में जब हम लोग एनालिसिस के ऊपर आते हैं और जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम तीनों एनालिसिस को अपने एनालिसिस के अंदर शुमार करते हैं? क्यों हम एक एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं? तो इसलिए तीनों एनालिसिस का होना अपने आप में बहुत जरूरी है। जब तीनों का आपके ट्रेड्स कम हो जाएंगे, जब आप 3 एनालिसिस करोगे ना, आपके ट्रेडिंग फिल्टर इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे ट्रेड्स आपके, कि आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी प्रोबेबिलिटी, अच्छे इनकम उसी के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे इस टेबल की 1 लेग की। टेक्निकल्स की तो हम हर हफ्ते बात करते ही हैं आपसे। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, मेजरली किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना। अब बात ये होती है दोस्तों कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स इतना सा पढ़ना है कि हमें ये चीज समझ में आ जाए कि भाई इंटरेस्ट मतलब करेंसी की मूवमेंट को कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर हैं जो करेंसी की मूवमेंट को इफेक्ट करेंगे। अगर मैं पूरा ही डेप्थ में चला जाऊंगा इकोनॉमी की डेप्थ के अंदर तो मैं ट्रेडर नहीं बन के रह जाऊंगा, मैं इकोनॉमिस्ट बन जाऊंगा। फिर मेरा काम होगा बुक्स को लिखना, लेक्चर देना, आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल लिखना, ये मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिस्ट के अंदर डीप के अंदर घुस गया तो ट्रेडर रहा ही नहीं मैं, ट्रेडर तो बन नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है ना? तो ट्रेडर के लिए इकोनॉमिक्स इतनी ही जरूरी होती है जितना कि उसको काम से मतलब है। तो जब हम फंडामेंटल करेंगे तो इतना ही दिमाग में रखना कि हमें वही पॉइंट अपने नजर में रखने हैं जो हमारे काम के हैं। ज्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश करोगे तो आपके ट्रेडिंग वर्ल्ड में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है राजेश सर? यस सर। क्योंकि जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो भैया हम अर्थशास्त्री नहीं है, वी आर नॉट एन इकोनॉमिस्ट, हम लोग ट्रेडर लोग हैं। हमें बस ये बताओ कि भाई कौन से फैक्टर कहाँ पे क्या इंपैक्ट डालेंगे जिससे करेंसी में ये इंपैक्ट होगा, तो हमें वहां पे 2 पैसे मिल जाए, बस सिंपल सा। तो इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ज्यादा इन डेप्थ जाओगे आप अपने सर के बाल नोच लोगे, उसका कोई भी फायदा दोस्तों नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम मेजरली फंडामेंटल्स में बात करते हैं डॉलर की। डॉलर की क्यों बात करते हैं दोस्तों? डॉलर एक ऐसी चीज है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जो होती हैं डॉलर के अंदर होती हैं। कोई भी करेंसी डिपेंडेंट है डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी बिजनेस डिपेंडेंट है डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी इकोनॉमी डिपेंडेंट है तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हम लोग डॉलर की बात करेंगे। अब डॉलर को हम समझने के लिए हमें समझना होगा फेडरल रिजर्व को। किसको समझना होगा हमें? फेडरल रिजर्व को। क्योंकि रीजन क्या होता है दोस्तों, जर्नल नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो तो जर्नल नॉलेज तो आप गूगल पे भी वैसे भी ले सकते हो। अब कल को आप मेरे से क्वेश्चन पूछने लगो कि भाई यूरो आईएनआर के अंदर चल रहा है 85 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और यूएसडी आईएनआर चल रहा है 75 रुपए। तो आपको ये पूछे कि सर ये बताओ कि अमेरिकन इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, यूरोपियन इकोनॉमी से बड़ी है अमेरिकन इकोनॉमी, तो ये डॉलर यूरो के कंपैरिजन में और आईएनआर के कंपैरिजन में यूरो सस्ता
महंगा क्यों है, डॉलर में सस्ता क्यों है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए, समझाने के बाद भी आपका क्या रिलेशन ट्रेडिंग से क्या लेना देना इन सब बातों से। तो ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, अगर आपको लेना है गूगल पे ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मत पुट करना, ठीक है ना। तो ये हमें कोई इसमें हेल्प आउट नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। फेडरल रिजर्व कौन है? फेडरल रिजर्व है दोस्तों हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। कहाँ का सेंट्रल बैंक है? अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। अब किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका काम क्या होता है? वो एक ऐसी पॉलिसी लागू करे जहां पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो सके हमारी कंट्री के अंदर, इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो, ठीक है, प्रॉपर गवर्नेंस हो, सब कुछ हो। तो ये सारी कंट्री के सेंट्रल बैंक का यही उद्देश्य होता है। अब डॉलर की जो फंडामेंटल कहानी चलती रहती है वो चलती है इंटरेस्ट रेट के इर्द गिर्द। किसके इर्द गिर्द? इंटरेस्ट रेट के इर्द गिर्द इसकी कहानी चलती रहती है। अब पूरे बाजार में जब आप फाइनेंशियल न्यूज़लेटर पढ़ोगे, फाइनेंशियल ब्लॉग्स पढ़ोगे, तो वहां पे एक ही कहानी मिलेगी कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है। और मैं भी आपको हर हफ्ते इंटरेस्ट रेट की कहानी पढ़ा के जाता हूं, तो इसी वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही डॉलर टिका हुआ है। दूसरी बात, डॉलर का चार्ट अगर ऐसे है तो यूरो का चार्ट ऐसे होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। 90% कोरिलेशन है डॉलर और यूरो यूएसडी के अंदर, यूरो के अंदर, यूरो डॉलर के अंदर 90% का कोरिलेशन है। कई बार थोड़ा बहुत ये अलग हो जाते हैं, नहीं तो 90% एग्जैक्ट चलते हैं। दोनों चार्ट लगा लो साथ में, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो डॉलर की चाल को समझ लोगे तो यूरो की चाल को ऑटोमेटिकली समझ लोगे। अब जब डॉलर की इंटरेस्ट रेट की हम लोग बात करते हैं, तो हम पहले इंटरेस्ट रेट को समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट का रोल क्या है, काम क्या है, और ये करेंसी को कैसे इम्पैक्ट डालता है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा दोस्तों इन्फ्लेशन को। राजेश सर, इन्फ्लेशन क्या है? फुगावा बोलते हैं ना हम लोग, चुकावा उसको मतलब? इन्फ्लेशन बोलते थोड़ा सा और हिंदी मोंघवारी टर्म दर। में है। हाँ, मोंघवारी दर हमारा। यस 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 यस, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं महंगाई दर, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको महंगाई दर। तो अब मैंने सोचा कि जब महंगाई दर बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो मैंने दिमाग में लगाया है कि हो सकता है कि लोगों के बिजनेसेस अच्छे चल रहे हों। तो बिजनेस अच्छे चल रहे होंगे तो लोग क्या करेंगे? सैलरीज अच्छी देंगे, इंसेंटिव्स अच्छे देंगे, बोनस अच्छे देंगे। तो जब लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेंगी, बोनसेस मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा खर्चा करूंगा। मेरे पास आज 10,000 का मोबाइल है, मैं एप्पल का मोबाइल खरीदूंगा, एप्पल का लैपटॉप खरीदूंगा। मैं मान के चलो रिलायंस के स्टोर में गया, इजी डे में गया, या आदित्य बिरला वाले मूर ग्रुप के स्टोर में गया, किसी भी डिपार्टमेंटल बड़े से बड़े स्टोर में जाऊंगा। वहां मेरे को अगर 4,000 रुपए का सामान खरीदना है, लेकिन वहां पे मेरे को सेल मिल गई, 4 बिस्किट के पैकेट पे 2 फ्री, 4 प्लास्टिक के डब्बे पे 1 प्लास्टिक का डब्बा फ्री। जैसे अहमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोर है आपका, हैंडलूम स्टोर करके, सुना है आप लोगों ने? हेलो? यस सर। तो वहां पे आप जाओगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे सारा का सारा घर का सामान मिलता है, हर चीज मिलती है, ठीक है ना। तो वहां पे आप क्या, 4,000 का बजट आप लेके गए, पता लगा 10,000 की शॉपिंग कर लाए। क्यों? पैसे की परवाह नहीं है, आपकी इनकम अच्छी है, आपके इंसेंटिव अच्छे हैं, बोनस अच्छे हैं। राजेश सर का आईबी कमीशन अच्छा बन रहा है। राजेश सर ने कहा कि ब्रेड भी ले लो, गार्लिक ब्रेड भी ले लो, सैंडविच ब्रेड भी ले लो, सब ले लो। मतलब जो चीज आपको डिमांड में नहीं है, जो चीज आपके यूज की नहीं है, उस चीज को भी आप कंज्यूम करने लग गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? अगर आप परचेज कर रहे हो तो दुकानदार के पास डिमांड बढ़ रही है, दुकानदार के पास डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है भैया ज्यादा आइटम प्रोड्यूस कर, डिमांड बढ़ रही है। तो मैन्युफैक्चरर भी क्या करेगा? प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी तो वो रेट भी हायर साइड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये महंगाई दर कंट्रोल, एक तो इससे ये इन्फ्लेशन महंगाई दर। दूसरा, महंगाई का कारण क्या है? कच्चा तेल। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो क्रूड ऑयल। क्योंकि क्रूड ऑयल क्यों महंगा है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो रहे हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि क्रूड ऑयल, जिनके अंदर प्रोडक्शन के अंदर क्रूड ऑयल काम में आता है। तो क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो चीजें ऑटोमेटिकली महंगी होना चालू हो जाती हैं। तो दो कारण है। तो एक बार को हम क्रूड ऑयल, क्योंकि शॉर्ट टर्म रीजन है क्रूड ऑयल अभी क्योंकि रशियन और यूक्रेन के वॉर के चक्कर में महंगा हुआ है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो वो रीजन को एक बार छोड़ देते हैं, नॉर्मल रीजन की बात करते हैं हम लोग। सपोज महंगाई बढ़ रही है हम लोगों की परचेसिंग पावर से, हमारी इनकम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी।
गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी। अब इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, इसको समझो। राजेश सर, यस सर। आप यस बोलते रहा करो, बीच में करंट आना चाहिए। सर करंट सर करंट इससे पहले आपने क्या बताया कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाना चाहिए, वो समझ में नहीं आया। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल आता है, महंगाई दर कंट्रोल में आता है। ओके, कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हाँ, महंगाई कंट्रोल में आएगी। ठीक कंट्रोल में कैसे आएगी वो मैं समझा रहा हूँ अभी आप। है। यस यस यस। ठीक है, लेकिन आपका हर 2 मिनट में यस आना चाहिए सर मेरे पास, यस सर। है ना। करंट आना चाहिए, करंट नहीं आएगा मैं फ्यूज हो जाऊंगा यहाँ। ये ठीक है, ओके तो सर। यहाँ पे मान के चलो राजेश सर हैं हमारे, और राजेश सर की इनकम है मान के चलो मंथली 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे वो लाखों रुपए के आदमी है, लेकिन मैं 100 रुपए चलो लेके चलो। ठीक है ना। तो अब 100 रुपए में से 70 रुपए राजेश सर खर्च कर देते हैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर। 30 रुपए वो खर्च कर देते हैं ईएमआई के अंदर। ईएमआई का मतलब है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हो सकता है राजेश सर ने कार लोन ले रखा हो सकता है राजेश सर ने होम लोन ले रखा हो सकता है राजेश सर ने पर्सनल लोन ले रखा हो। अच्छा, सबसे ज्यादा तादाद है पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो मिडिल क्लास की है। ठीक है ना, और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा लोन पे जीता है। ठीक है, अब इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दूंगा अभी। तो अब मान के चलो कि 30 रुपए ईएमआई में चले गए। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट सरकार ने इंक्रीज किया तो ईएमआई का जो था वो 10 रुपए का एक्स्ट्रा भार राज्य सर के ऊपर पड़ गया, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है जो आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो भी इंक्रीज होंगी। तो 10 रुपए आपकी राजेश सर क्या हो गया, 10 रुपए अब आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हेलो, यस सर यस सर। मैंने कहा यस आते रहना मतलब जो चाहिए सर। हाँ सर, ये जो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं हाँ, वो वो इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट रेट नहीं ना? कौन सा वाला? इन्वेस्टमेंट वाला, नहीं, एफडी वाला लोन और लोन वाला, लोन वाला इंटरेस्ट रेट कहते हैं। हाँ, लोन वाला इंटरेस्ट रेट। ओके ओके, डन डन डन। अभी समझ में आया एफडी, ये सब। एफडी वाले की भी बात करूंगा इसके अंदर, वो भी सेम है, बताऊंगा अभी आपको, यस बताऊंगा अभी। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा लोन का तो 30 रुपए से 10 रुपए आपका ईएमआई बढ़ गया। अब राजेश सर कहेंगे कि 70 रुपए जो मैं कमा रहा हूं, अब मेरे को इसमें से ये लिस्ट बनानी है कि ऐसी कौन से आइटम्स हैं जो अनवांटेड हैं, जो मेरी नीड नहीं है, मेरे को परचेज नहीं करने चाहिए। तो राजेश सर क्या करेंगे, ओके उनमें से 10 रुपए बचाने की कोशिश करेंगे और उन आइटम्स का कंजम्पशन बंद कर देंगे जो उनकी जरूरत नहीं है। फिर ओके, उसका डिमांड डिमांड घट कम हो जाएगी। जाएगी। अब राजेश सर कहेंगे कि भाई जब इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ा है तो फिक्स डिपॉजिट का भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा होगा। जब इंटरेस्ट रेट लोन्स के ऊपर बढ़ा है तो फिक्स डिपॉजिट पे भी असर पड़ा होगा कुछ ना कुछ। तो क्यों ना मैं कुछ पैसा इसमें सेव करके बैंक में डाल दूं। हेलो, यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? कि आपने सोचा कि यस भाई यस यस सर। हाँ फिक्स डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो फिक्स डिपॉजिट में भी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो सेविंग करनी चाहिए मेरे को। तो राजेश सर ने और अपने खर्चे कम करके बैंक में डालना चालू कर दिया पैसा। अब इससे क्या हुआ, जब बाजार में डिमांड, राजेश सर जैसे और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं बाजार के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और हम लोगों ने जब डिमांड कम कर दी, परचेजिंग कम कर दी, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी बाजार में। अब डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर ये बोलेगा कि यार मेरा ऑलरेडी डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरा ऑलरेडी जब डेड स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको मैं निकालूंगा। तो वो क्या कहेगा, सेल्स लगाना चालू कर देगा, भाई ट्यूसडे सेल, वेडनेसडे सेल, मंडे सेल, ये सेल वो सेल। आप रिलायंस के स्टोर में जाओगे तो 4 बिस्किट के पैकेट पे, जहां पे 2 बिस्किट के पैकेट फ्री मिल रहे थे, आप मिलेंगे 4 बिस्किट के पैकेट फ्री, क्योंकि उनको अपना स्टॉक क्लियर करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या यस सर। करेंगे, प्राइजेस को कम कर देंगे अपनी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम महंगाई दर कम हो जाएगा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की। कॉर्पोरेट्स में कौन कौन आते हैं, अंबानी, अदानी, टाटास, बिरलास, भारती मित्तल, ये सब आते हैं। ठीक है सर। अब यस सर। ये लोग क्या अपने बाप के पैसे पे काम कर रहे हैं? वे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपने घर के पैसे पे काम करता है क्या सर? नहीं नहीं सर, वो वो हमारे लोन पे पैसे ही पे काम काम करता है, वो हमारे पैसे पे काम करता है। विजय माल्या लेके भागा, हमारे पैसे लेके भागा। नीरव मोदी भागा, हमारे पैसे लेके भागा। ठीक है, मैं आपको आज से 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ। दिल्ली के अंदर पहाड़गंज के अंदर एक व्यापारी है जिसने दावत राइस वाले के साथ अपना कुछ गाजियाबाद यूपी साइड में प्रोजेक्ट डाला था। उसने, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उससे मेरी बात हो रही थी, वो पता है उनका क्या कहना था,
कि बोले जैन साहब जब तक हमारे ऊपर 10-20 करोड़ का कर्जा नहीं हो ना, हमें नींद नहीं आती है। समझ रहे हो? जब तक हमारे पास 10-20 करोड़ का कर्जा हो, लगता ही नहीं हमने कुछ कमाया है, कुछ कर रहे हैं काम हम। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। मैंने सर हमारे पर तो कर्जा हो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो बोला जैन साहब आप बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे कभी, बड़ा आदमी बनना है कर्जा लेना चालू करो। तो जब जब कर्जा लोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी तभी काम ज्यादा तभी होगा। काम ज्यादा होगा, तभी उतारोगे। तो ये बड़े बिजनेसमैन की सोच है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब मान के चलो 4% का जो इंटरेस्ट रेट था गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दिया 6%। ठीक है। अब मान के चलो रिलायंस जैसे ग्रुप है, रिलायंस कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उस प्रोडक्ट में उसका मार्जिन है 12% का। अब वो कहेगा कि यार मैं लोन लूंगा, 6% तो मेरे से बैंक ही ले जाएगा, मेरे को क्या बचेगा 6%। 6% में मेरे को सैलरी भी देनी है, एक्सपेंसेस भी देने हैं, सब काम करने। अगर कल को मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका या मेरा काम नहीं चला, जो अप टू दी मार्क इतनी सेल्स नहीं हुई, तो मैं तो दिवालिया घोषित हो जाऊंगा। बैंक को प्रिंसिपल भी दूं, 6% ब्याज भी दूं, और मेरा काम बैठ जाएगा। तो कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे, कॉर्पोरेट्स कहेंगे भाई हमें इतना महंगा लोन नहीं चाहिए, हम लोग विदाउट लोन काम कर लेंगे, हमें काम नहीं करना है। तो कॉर्पोरेट्स वाले क्या करेंगे, कॉर्पोरेट्स वाले अपना प्रोडक्शन घटा देंगे। वो कह देंगे अपना काम कम कर लो, इसमें भलाई ही ज्यादा है। तो उसमें क्या होगा, जो लोग हाई सैलरीज पे हैं या तो उनकी जॉब जाएगी या उनकी सैलरी कट हो जाएगी। ओके। समझ रहे हो, उनके ऊपर दिक्कत आएगी। जी क्योंकि जी। बिजनेसमैन तो समझदार होता है ना, बिजनेसमैन कहेगा मैं एम्प्लॉय को निकाल दूंगा, इससे बेटर है कि अपने लोन लेने से बेटर मैं काम कम कर लूं, ज्यादा बेटर है। तो मैं इसका कोरिलेशन सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट से होता है ना? सब होता है इसका रिलेशन, सारा बहुत बड़ा चैप्टर है ये सब। मैं सर राजीव सर माफी चाहूंगा, ये पूरा रिलेशन मैं आपको एडवांस क्लासेस जब ज्वाइन करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ इसके अंदर में आप, ठीक है ना। जी जी। तो अब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर घट जाएगी, परचेजिंग पावर घट जाएगी तो लोग डिमांड करना कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्या होगा नेगेटिव इफेक्ट, बाजार से लिक्विडिटी सक हो जाएगी। भाई बाजार में अगर पैसे का ही फ्लो नहीं रहेगा तो रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, राइट। यस सर। भाई बाजार में भाई लोगों की जॉब चली गई, पैसे नहीं है लोगों के पास, कॉर्पोरेट वाले धंधा नहीं फेंक रहे, बाजार में पैसा नहीं फेंक रहे, क्योंकि उनको लोन पे पैसा नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो लेने को इंटरेस्टेड नहीं है। आम आदमी के ऊपर वैसी दिक्कत आ गई, महंगाई भी बढ़ रही है, उनके ईएमआई भी बढ़ गए। तो बाजार में जब पैसा ही नहीं है तो लिक्विडिटी सक हो जाएगी, और बाजार धीरे धीरे लोगों की इनकम कम हो जाएगी और बाजार मंदी के दौर में जाएगा। इसलिए कभी भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगा कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को हाई रेट पे रखें। इसलिए आज तक अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को कई सालों से बढ़ाया है नहीं, अब जाके उन्होंने बढ़ाया है बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आने के बाद। अब क्या होता है, जब बाजार आपका रिसेशन में आ जाएगा, जब बाजार आपका रिसेशन में आ जाएगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए क्या करना होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए सरकार इंटरेस्ट रेट को घटा देगी। क्या कर देगी, घटा देगी। घटा देगी। घटाने से क्या होगा, जो कॉर्पोरेट को पहले 6% पे लोन मिल रहा था, अब मान के चलो 3% पे लोन मिल रहा है। ठीक है, अब 3% पे लोन मिल रहा है, तो मान के चलो किसी बिजनेसमैन को 5 करोड़ चाहिए, तो वो कहेगा मैं 10 करोड़ ले लूंगा मैं लोन। क्यों, अब मेरे को 3% क्या है, यहाँ मेरे को सूखी सूखी इनकम है 3% की, मेरे को कम ब्याज देना पड़ रहा है, तो मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा। अब मैं अपने बिजनेस को हायर स्पीड से एक्सपेंड करूंगा। अब हायर स्पीड से एक्सपेंड करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा सर, मैन पावर चाहिए होगी उसको। यस सर। जब उसको मैन पावर चाहिए तो वो अच्छे अच्छे स्किल्ड बंदे रखेगा, उनकी सैलरीज भी अच्छे देगा, उनको बोनसेस भी अच्छे देगा, इंसेंटिव भी देगा, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग सिटीज में ब्रांचेस खोलेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करेगा एक्स्ट्रा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी रिवाइव करना चालू हो जाएगी, बाजार में पैसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है सर। यस सर। अब एक चीज समझो यहाँ पे आप, अभी भी आपने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया किसी ने। मैंने कहा इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डॉलर इंक्रीज होता है। ये किसी भी कंट्री का, चाहे यूरो का मैं बोलूं चाहे जीबीपी का बोलूं, किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उसकी लोकल करेंसी मजबूत होती है। ठीक है, तो अभी हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में अभी तो 0.50% है,
इससे पहले था 0.25%। इंडिया में इंटरेस्ट रेट मान के चलो है 6%, है 4.5-5%, लेकिन 6% ले लेते हैं। रोशन जी अभी बताता हूं सर मैं आपको, 1 मिनट पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ठीक है। अब इसमें इंडिया में 6% का ब्याज दर, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इंडियन मार्केट के अंदर, FIIs। सुना है आपने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? यस सर। ये लोग क्या हाँ करते जी। हैं, अमेरिका में 25 पैसे का ब्याज लेके 6% पे भारत पे लगा देते हैं। हालांकि शेयर बाजार में लगाते हैं 6%, तो जो फिक्स डिपॉजिट है, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज है, उसमें भी लगाते हैं, लेकिन उसकी मात्रा, मतलब उसका अलग फंड होता है बेसिकली। अब मान के चलो 0.25% पे लिया और 6% पे लगा दिया। अब ये अगर 0.50% बढ़ा तो डॉलर मजबूत कैसे हुआ, इसको समझते हैं। डॉलर ऐसे मजबूत होगा, सबसे पहले तो इसके जो आसपास की कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं अमेरिका की, वो क्या करेंगी, वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगी, क्योंकि उनको पहले 25% ब्याज मिल रहा था, अब 50% का ब्याज मिल रहा है, 0.50 एक्स्ट्रा मिल रहा है, डबल मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर परचेस करेंगे। अब बात ये आती है कि भाई इंडिया से पैसा क्यों निकालेगा, इंडिया में तो अभी 6% मिल रहा है। अब आप ये मानो कि जब उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था तब डॉलर का रेट चल रहा था $75। 2 साल बाद जब उन्होंने पैसा विड्रॉ करना चाहा इन्वेस्टर्स ने, तब डॉलर आ गया $70। इसको बोलते हैं करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, या करेंसी रिस्क बोलते हैं सिंपल। अब 75 से $70 आ गया तो 6% तो ये खा गया, ये लॉस हो गया। पे $75 पे लगाया था, $70 पे निकाल रहे हैं, तो मोटा मोटा 6% तो ये रिस्क हो गया। 6% उन्होंने कमाया था, 6% उन्होंने अर्न किया था, तो 6% उन्होंने यहां कमाया, 6% यहां लॉस हो गया, तो उन्होंने तो 0% कमाया ना उन्होंने तो। यस सर। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब अमेरिका में अगर 0.10% भी इंक्रीज होता है तो बहुत बड़ा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि ये 0.10 पे आपको, मेरे को, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा पैसा कितना, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। इनका पैसा होता है 50,000 करोड़, इनका पैसा होता है 1 लाख करोड़, इनका पैसा होता है 15 लाख करोड़। तो इतने बड़े अमाउंट पे 0.10% भी अगर रिस्क फ्री मिल रहा है, रिस्क फ्री का मतलब ना तो करेंसी का रिस्क, ना ही डिफॉल्ट होने का रिस्क। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट 0.10% भी अगर एक्स्ट्रा दे रही है, तो भैया अमेरिकन इन्वेस्टर इंडिया की बजाय अपनी लोकल कंट्री में लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो ये होता है करेंसी रिस्क। अब इस करेंसी को मैनेज करने के लिए, अब करेंसी बढ़ भी सकती है तो एक्स्ट्रा फायदा भी हो सकता है इन्वेस्टर को, करेंसी डाउन होगी तो भैया नुकसान भी हो सकता है। अब इस करेंसी को, रिस्क को मैनेज करने के लिए अगर वो हेजिंग भी करेंगे, तो हेजिंग के लिए भी तो पैसा लगेगा। अब हेजिंग के लिए भी जब पैसा लगेगा तो वो इतना फ्रूटफुल रिटर्न नहीं आता है उसके अंदर, इतना फ्रूटफुल रिटर्न नहीं आता है। इसलिए हल्का सा भी अगर डॉलर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा अमेरिका में ना, तो डॉलर शूट अप हो जाता है, क्योंकि जो आसपास की कंट्रीज हैं या और लोग हैं या वहीं की गवर्नमेंट है, डॉलर परचेस करना चालू कर देती है। और वहीं के गवर्नमेंट डेट्स, ट्रेजरी बिल्स, अब ये सब ऐसे टर्म्स हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता, इतने इन डेप्थ टर्म्स हैं कि गवर्नमेंट डेट क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। तो इनके अंदर बाइंग होना चालू हो जाती है, और जब इनके अंदर बाइंग चालू होती है तो उससे पहले इन्वेस्टमेंट किस में होती है, डॉलर के अंदर, क्योंकि डॉलर जब वो परचेस करेंगे तो डॉलर में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर। इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वहां की लोकल करेंसी मजबूत होती है, ये समझ लो बस, सिंपल सा। ठीक है? यस सर। क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट है, एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं इसमें, 1 मिनट रुक जाओ, कि आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी कैसे है इसके अंदर। मेन काम की चीज वो है। आप देखो, एक होता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस। मार्केट एक्सपेक्टेशंस का मतलब मेरे और आपके एक्सपेक्टेशन से कोई लेना देना नहीं है राजेश सर। आप और मैं क्या सोचते हैं अपने से मन नहीं फर्क पड़ता है इनको। ये फर्क पड़ रहा है कि बैंक्स क्या सोच रहे हैं, हेज फंड्स क्या सोच रहे हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं, जिनका लाखों करोड़ रुपए लगा हुआ है, वो बाजार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप बाजार को उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं दोगे तो वो हो जाते हैं नाराज, और वो विपरीत दिशा में काम करना चालू कर देते हैं।
तो बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है रेट हाइक। रेट हाइक से क्या होगा सर? डॉलर बढ़ेगा अगर रेट हाइक हो गया तो। यस सर। एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? सरकार ने कहा नहीं हम बढ़ा नहीं रहे, हम रेट होल्ड करेंगे। तो रेट होल्ड करा, बैंक बुरा मान गए, डेप्रिसिएशन करेंसी डॉलर को पेल देंगे। ठीक है। ओके। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है रेट कट, यानी बड़े बड़े बैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट कट करेगी सरकार। जो फेडरल रिजर्व है रेट कट करेगी। रेट कट करने का मतलब क्या है? डॉलर को नीचे आना चाहिए। यस। लेकिन बाजार ने क्या किया, फेडरल रिजर्व ने क्या किया, रेट को होल्ड कर दिया। रेट होल्ड करते ही ऊपर ले जाएंगे वो बाजार, डॉलर को ऊपर ले जाएंगे। फिर बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? रेट होल्ड, कि भैया कुछ नहीं होने जाने वाला, रेट होल्ड होंगे, हम बाजार को नीचे लेके जाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, डॉलर भाग गया। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था रेट होल्ड, रेट काट दिया, डॉलर गिर गया। बस ये टेबल को नजर रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। इस टेबल को ध्यान में रख के आपने टेबल के आगे चिपका लो और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चालू कर दो। मतलब जब रेट बढ़ेगा तो डॉलर तो बढ़ेगा। भागेगा, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस। पहला केस, सरकार ने क्या करा, हाइक कुछ ना घटाया ना बढ़ाया, रेट को होल्ड कर दिया। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर रेट हाइक होगा तो हम तेजी करेंगे डॉलर के अंदर। लेकिन सरकार ने उनको मौका नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे, डॉलर को गिरा देंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना सर। हम्म। मतलब जो हमारा जो फंडामेंटल न्यूज आता है, तो उसमें हमें ये देखना है कि मतलब फोरकास्ट क्या रेट को है? होल्ड। फोरकास्ट क्या है? हाँ, फोरकास्ट क्या बाजार है क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फोरकास्ट क्या कर रहा है बाजार? और एक्चुअल क्या है? एक्चुअल क्या है? अगर उसके अच्छा डेटा आया तो वो पॉजिटिव है, अगर उसके नीचे डेटा आया तो नेगेटिव ओके ओके, अभी थोड़ा समझ में आया सर। है ना। तो धीरे धीरे आएगा सर ये फंडामेंटल, हमें 10 साल लग गए, आप चारों में एक ही क्लास में समझ लूं। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया नहीं नहीं नहीं, मजाक कर सर। रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ सर, हमें भी टाइम लगा सर इसकी समझने में। तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो। फ्यू पॉइंट मिल जाए ना सर, तो भी हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, हाँ थोड़ा हाँ फ्यू पॉइंट भी मिल जाए ना सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है डेप्थ सर। में तो नहीं समझ जो पाएंगे। आप देखो, जो कवरेज रिपोर्ट देता हूं ना मैं, उनको पढ़ा करो आप। वो सिर्फ स्ट्रेटेजी देखने के लिए नहीं है, उनको आप जो फंडामेंटल न्यूज देता हूं उसको पढ़ा करो, उनको समझने की कोशिश करा करो, उनसे बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। लेकिन इतना समय होता श्योर। नहीं ना, इतना समय होता नहीं। अभी तो ये है कि बताओ 20 पिप कैसे मिलेंगे, सट्टा बता दो अभी 20 पिप कैसे मिलेंगे। हमें तो उसमें इंटरेस्ट है, अपने 20 पिप के अंदर। बड़ी पिक्चर के आप अंदर पूरा इंटरेस्ट नहीं है। लिफाफा बेचते हो, हम लोग के लास्ट की दो लाइन ही दो पढ़ते लाइन ही हैं। देखने हैं। तो चक्कर ये, अपना इंटरेस्ट 20 पिप के अंदर है। नहीं, थोड़ा मैंने पढ़ना शुरू किया है सर। हाँ, पढ़ना चालू करो, जितना आप पढ़ोगे ना उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके तो उतने ही ज्यादा आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, मैं ये राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम पैटर्न जीबीपी यूएसडी के अंदर देख रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं फंडामेंटली मेरे अंदर से वीक आवाज आ रही थी कि जीबीपी यूएसडी वीक है फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि टेक्निकल मेरा 3100 का लेवल है सपोर्ट का, लेकिन जब 3200 के नीचे रहा ना, तो मेरे जो फंडामेंटल्स थे, जो मैं एनालिसिस करता हूँ फंडामेंटल देता भी हूँ, वो फंडामेंटल मेरे को वीक बता रहे थे कि जीबीपी वीक है। और वही हुआ, फंडामेंटल ग्राउंड पे जीबीपी यूएसडी टूट गया। टेक्निकल ग्राउंड पे अभी भी हम 3100 का लेवल पे खड़े हैं, लेकिन फंडामेंटल ग्राउंड पे वीक हो रहा था काफी। सेंटिमेंट एनालिसिस मैंने इसका चेक नहीं किया, सेंटिमेंट भी कल तक वीक हो गया था, सेंटिमेंट भी कल देख रहा था मैं, कल सेंटिमेंट इसका 3200 के नीचे वीक हो गया था। लेकिन मन मेरा मानने को तैयार नहीं था कि यार ये वीक होगा, लेकिन एक्चुअल डेटा तो मेरे को वीक बता रहा था। मैंने हालांकि सुबह इसको शॉर्ट भी किया था, मैंने 3154 रुपए पे शॉर्ट किया था, और 3100 पे स्टॉप टेक प्रॉफिट लगाया था। फिर मेरे को लगा यार 3100 पे कहीं सपोर्ट ना ले जाए, मेरे को जरूर था कि एक बार 3100 तोड़ेगा जरूरी है, लेकिन मैं 3110-12 पे निकल गया मैंने कहा छोड़ो, आ गया। ठीक है ना, तो ये है इसके अंदर। चलो गाइस, और बताओ और क्या पूछना करना है?
सर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मोबाइल में आ चुका है, मुझे मतलब पता भी चल गया है और उस पे बेनिफिट भी ज्यादा है। अच्छा चलो, ले बहुत रहा हूँ। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लो आप। रोशन जी, मैंने जेपीवाई का बता दिया है। यूएसडी जेपीवाई आपका एक बार ऊपर जाके जब नीचे मारेगा ना तो शॉर्ट करना चाहिए। आप चाहो तो अभी भी शॉर्ट कर सकते हो। 126 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस का। 26 के ऊपर बंद हो गया, निकल जाना। फिर 29 के आसपास जाएगा तब शॉर्ट बनाएंगे। अदरवाइज आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो 126 के स्टॉप लॉस के साथ। $120 तक ये नीचे आ सकता है। सर आपका सेंटिमेंट जीबीबी के लिए क्या कर रहा है? 3100 को क्लोजिंग देगा या फिर ऊपर नहीं, मेरे क्लोजिंग को देगा? लग रहा है 3100 के नीचे बंद होना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। 3100 के नीचे बंद होके मेरे को लग रहा है आजकल में 3000 के आसपास आ जाएगा सर ये। मेरे को लग रहा है 2970 तक आना चाहिए नीचे। ये पुराना लो तोड़ना चाहिए 3000 का। मेरे को ये क्योंकि खतरा। बीच में कोई नहीं है, जो आपने बताया ना, बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है। हाँ, सपोर्ट ही नहीं है, वो खतरा नजर आ रहा है। लेकिन बीच में एक न्यूज मेरे को ऐसे इंटरनल लग रही है कि कोई स्टेटमेंट बैंक ऑफ गवर्नर बीच में ऐसे कोई देने वाला है जिससे ये भग ना जाए। तो वो मेरे को डर लग रहा है। पता नहीं, इंट्यूशन अंदर से होती है ना एक, कहीं अंदरूनी शक्ति होती है। डर वो सा लगता है। अंदरूनी शक्ति कहीं से आवाज दे रही है कि भाई एक कोई न्यूज कहीं से उड़ती हुई न्यूज आ सकती है। अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कहीं पर भी, लेकिन अंदरूनी शक्ति मेरी कई बार सच हो जाती है और कई बार गलत भी होती है। तो वो अंदरूनी शक्ति दे रही है कि एक दो दिन में ऐसी कोई न्यूज आएगी, ये शॉर्ट करने वालों को ट्रैप करेगा और यहाँ से 3300 3400 हो जाएगा ये। कुछ ऐसा मेरे को अंदेशा हो रहा है, तो देखते हैं अभी। इसलिए मैं अभी कोई पोजीशन इसमें नहीं बना रहा हूँ मैं, जीबीपी यूएसडी पे। ठीक है ना, देखेंगे क्या होता है। तो क्या और कुछ क्वेरीज गाइस? 4 मिनट बचे हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी। यूरो एनजेडी एंड सीएचएफ जेपीवाई। एक तो यार सीएचएफ के पेयर में काम करना बंद करो, ये साला गंदे हैं यूएसडी सीएचएफ को छोड़कर। अरे उसमें कर लिया, इसके लिए अभी निकलना है बाहर। हाँ बस आज के से सीएचएफ कान पकड़ लो, सीएचएफ वाले और पेयर में काम ही नहीं करना यूएसडी सीएचएफ को छोड़कर। ये सर तेज लग रहा है मेरे को, ये तेज जाएगा आपका। यूरो एनजेडी पे सर घबराने की एक्चुअली जरूरत आपने नहीं। लास्ट लास्ट सर आपने हाँ, लास्ट टाइम बोला था ना, यूरो एनजेडी तो अभी तेज में चल रहा है। किसमें चल रहा है? ये तो तेज में ही चल रहा है, कहाँ तक जाएगा ये? ये देखो अभी ये 5987 का रेजिस्टेंस बना रखा है, ये देखो मैंने। ठीक है ना, हाँ। इसके ऊपर अगर बंद हो गया तो ये 6200 तक भी जा सकता है। ठीक है ना, इस पे ध्यान रखो इसको। और दूसरा कौन सा था सर आपका पेयर? सीएचएफ सीएचएफ जेपी। जेपीवाई। सीएचएफ जेपी। सर उसमें लास्ट वेबिनार में आपने बोला था कि अगर 129 को क्रॉस किया तो वो जाएगा 134 तक। हाँ तो जी। 133.600 तो जाके आया आज। हाँ, 133.57 का ही मारा है इस वाले चार्ट में। हाँ। एक मिनट। ये भैया सीएचएफ वाले जब रंग दिखाते हैं ना, रंग ढंग अच्छा दिखाते हैं। ये देखो, और 134.80। अब ये यहाँ से इसका काम हाँ। हो गया है, बस 134.80 का लेवल अब नहीं आएगा ये। ठीक है ना, अब एक सौ ये चौदह राउंड मारेगा। हाँ, ये नीचे मारेगा अभी। तो मैंने क्या इसके ऊपर स्टॉप लॉस बाई स्टॉप लगाया था, लेकिन अभी नहीं लगाया मैंने, मतलब बाई स्टॉप बाई मारा था आज मैंने। हम्म। $80-90 लेके मैं निकल गया और अभी सेल में ही खड़ा हूँ। हाँ बस ठीक है, सेल में खड़े रहो, अब नहीं मारेगा ये। इसने टैंड जो करना था कर लिया, ये नाटक बहुत कर लिया इसने। अब इसको देखना है तो पीटना वही सर कब है। 129 पे आपने बोला था 129 पे शॉर्ट कर लेना, शॉर्ट भी किया था लेकिन फिर ऐसे लोग हिट हो गई थी, हम्म बहुत हम्म बढ़िया। हम्म। देखो एसएल वगैरह लगाना बहुत जरूरी है। एसएल अगर नहीं लगाओगे ना तो ये कभी भी आपके अकाउंट को उड़ा देगा। अभी उसी में फंसा हूँ सर, ऐसा नहीं लगा है, उसी में फंसा हूँ। हाँ, एसएल क्या होगा यार, एक बार स्टॉप लॉस कटेगा आपके 10 20 30 डॉलर आपके अकाउंट से उड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। दोबारा एसएल कट गया और $20 उड़ गए। लेकिन एक ट्रेड अगर सही बैठ गया ना, एक ही ट्रेड आपको 50 60 डॉलर की कमाई करा देगा आपका। लेकिन उस वक्त सर ये दिक्कत जो क्या ट्रेलिंग होती है। स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं ना सर, वो किस बेस पे लगाना है सर? क्योंकि हम लोग तो लगाते हैं तो हिट हो जाता है, बाद में मार्केट ऊपर चला नहीं जाता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगाना होता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का तरीका होता है, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करती है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सर। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। और एक मैं आपको अगली बार मैं बता दूंगा एटीआर के ऊपर। ठीक है, एटीआर आपका एवरेज ट्रू रेंज है, उसके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करें उसके साथ वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, यस सर। वो आपको ओके स्टॉप सर। लॉस लगाने में हेल्प करेगा आपकी काफी।
अगले सेशन में हम ATR को ले लेंगे। तो सबसे सर वो बेस्ट एफटी इंडिकेटर है। सर वो एफटी के बहुत अच्छा काम कर रहा है वो सर। अच्छा, FP के काम कर रहा है सर, मैं तो देखा ही नहीं राजेश सर। हाँ। बढ़िया नहीं है। नहीं एफटी के काम कर रहा है। और मैं 3-4 रात की बात है ना, वो मतलब सुबह के लेकर बैठा रहता हूँ। एक कैम्ब्रिला है और हमारा पिवोट पॉइंट है। 2 बार आज का भी मैंने देखा और लास्ट वीक में भी देखा, 2 बार उसने वर्जिन पिवोट पॉइंट बनाया तो फिर नीचे ही गया। चलो बहुत बढ़िया सर। और आप उसको बाद में वो उसको निकाल के कैम्ब्रिला डालता हूँ तो कैम्ब्रिला नीचे लो कटता है तो अच्छा खासी रैली मिलती है। हाँ, तो आप उसको चेक करते तो रहो, आपको मेरे कुछ को रिजल्ट देते रहो, बताते रहो। तो जब आप रिजल्ट, मेरे को लगेगा 2-4 महीने में बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसपे अपन कुछ फंड वगैरह उतार देंगे अपन। योगेश राठौड़ सर, सर 1 मिनट बचा है, जो आपको बात करनी है फटाफट कर लो। सर ये 40 सेकंड। CME में कुछ कुछ करेंसी आती है और करेंसी आती है क्या? नहीं नहीं सर, 5-6 करेंसी आती है बस। वही आती है ना खाली? बस 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 बस। सर कौन सी कितने टाइम फ्रेम सही रहता है ये फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए? मिनिमम 1 2 आवर 2 घंटे, आवर? मिनिमम 2 घंटे। मिनिमम 2 आवर्स और यस, मैक्सिमम? मैक्सिमम तो आप डेली तक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि थैंक यू कौन शुभश्री से जी। टाइम में ट्रेड नहीं करने चाहिए? नहीं, ट्रेड देखो, चलो इसके बारे में अभी समय खत्म हो रहा है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट बार में आप फिर से पूछना योगेश सर। इसमें पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग, ताकि सब लोगों को नॉलेज आए। ठीक है सर? ओके सर, ये ओके, पॉइंट मेरे थैंक आप यू। याद रख लेना, जरूर पूछना मेरे से आप ये पॉइंट। पक्का ये पक्का। मैं आपको बताऊंगा। और ATR सर। ATR, ये बहुत अच्छी बात आप लोग